पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट को समझते हैं, है क्या सब्जेक्ट। तो ये जो पावर सिस्टम है, ये जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन, पावर सिस्टम इज ऑल अबाउट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वन अनदर थिंग इज प्रोटेक्शन। obvious सी बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हो, हर दूसरे दिन किसी को झटके लग रहे हैं, तो obvious सी बात है, आप यूज नहीं करोगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा इस पूरे पावर सिस्टम में हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो क्या होने वाला है कि जनरेशन कैसे कराते हैं। मतलब हम बेसिकली जनरेशन इन द सेंस कि हम पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे कि चलो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, काम कैसे करता है, क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, दैट इज अबाउट जनरेशन। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कहाँ से, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर, फिर उसे हम सही सलामत कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचो कि आपका टास्क ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना और ठीक ठाक सही सलामत स्थिति में कंज्यूमर के पास पहुंचाना है। ठीक, तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आने आने वाली हैं, आप सबको कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करवा लिया तो काम खत्म हो गया, नहीं। एक्चुअली आप सबको कंसीडर करोगे कि लॉसेज भी कम होने चाहिए, इफिशियंसी भी ज्यादा होना चाहिए, जहां पे हमें वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर के पास एक हेल्दी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्दी इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, एक हेल्दी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए जिसके लिए वो आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। क्योंकि सपोज इन आप 50 हर्ट्ज की जगह अगर उसको 60 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी देते हो, या 48, इवन 48 45 की भी देते हो ना, तो भी उसको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो उसके सारे एप्लीकेशंस हैं दोज आर डिजाइन फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ यहाँ पे कंसीडर करना है कि जनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसमिशन भी, लॉसेज वॉसेज कुछ नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो एकदम नहीं कर सकते आप कि एकदम से रोक ही दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम हमारे हाथ में है, मिनिमम करना वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक होता है ना इंटरेस्ट डेवलप करना, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले स्टार्ट कर दूं, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, एग्जाम तो दूर की बात है। और बिना इंटरेस्ट डेवलप के आप एग्जाम, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है रट के कर लो, बट वही है, 2 साल 4 साल लगा दोगे। इससे अच्छा है कि समझ के कर लो, 1 साल के अंदर, 5-6 महीने के अंदर ही आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। ठीक है, तो समझना स्टार्ट करते हैं। और हर एक पॉइंट पे जिस पे मैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मतलब हर एक पॉइंट बताऊंगा, उस पे आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कि हमें पावर सिस्टम से मतलब, आप इस ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप पढ़ने क्या वाले हो, या फिर आप इससे उम्मीद क्या रखते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम मतलब क्या उम्मीदें हैं, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगों को आपसे क्या उम्मीदें हैं। ठीक है, कि आप उन्हें कैसी और किस अमाउंट में क्या चीजें देने वाले। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास जनरेटिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका जनरेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर आप लॉसेज घटा रहे हो, कैसे घटा रहे हो देख लेते हैं। ठीक है, सारी बातें करते हैं। हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन क्यों होती है उस पे बात करते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं सब पे बात करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, देखो जल्दीबाजी में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने प्रोड्यूस किया, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ से निकल रहा है काइंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये डिस्टेंस बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मतलब इतना तक जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो अभी तो सारा ग्रिड सिस्टम हो चुका है अपने इंडिया में, तो लगभग एक दूसरे से सारे ही कनेक्टेड हो रखे हैं। तो आप समझ जाओ कि अपने कितने लेंथ तक जा सकती चीज है ना। ठीक है, तो अब सब बात तो उस पे भी अपन डिस्कस करेंगे।
तो सबसे बड़ा मैटर, जैसे अगर बात करें कि अब पावर सिस्टम से आप क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंज्यूमर को आप इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगे दामों में देने वाले हो, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा देने वाले हो, तो ऑब्वियस बात वो नहीं परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या देखेगा, वो इस बात को देखेगा कि जो जिस इलेक्ट्रिसिटी आप जो भी कॉस्ट कर रहे हो, उस जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी इंडस्ट्री रखे हुए है, उससे वो फायदा बेसिकली उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं हर एक पॉइंट के बीच में और मैं तुम्हें यहीं पे प्रूव करूंगा कि यहीं से क्वेश्चन आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके क्वेश्चन आएगा। टॉपिक क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम होने जा सकते हैं। वो चीज जब आप समझोगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हम दिखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा जो चार्ज करते हैं कंज्यूमर से। आप मान लो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचो, कैसे चार्ज करते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे चार्ज करते हो आप? क्या बोलते हो? किलो, 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, KWH, दिस इज कॉल्ड पर यूनिट, यस एंड नो, दिस इज कॉल्ड पर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पर यूनिट पे बात कर रहे हैं तो व्हाट इज, अब देखो यहाँ पे भी, अब देखो इस पे अभी 829 में कितने को एक क्वेश्चन आया था, बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम। अब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यार एक के डब्ल्यू क्या हो, मतलब ये आपने, देखो पावर तो, पावर की यूनिट तो हमारी होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, फिर ऐसा क्या हो गया कि हम KWH बोल रहे हैं। तो याद रखिए ओबियस बात है, अगर देखो ऐसा नहीं हम वॉट में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बट एक्चुअली इतने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आने लगेंगी। तो उससे अच्छा है कि हम अपने यूनिट को बढ़ा दें। तो इसलिए जब भी आप पर यूनिट की बात करते हो, जब भी आप पर यूनिट की बात करते हो, तो बेसिकली इसको किस में लिख देते हो आप, किलोवाट में। और जो ये आपका बेसिकली टाइम होता है, जो ये आपका टाइम होता है, ऑब्वियस बात है इसे लिखोगे आवर में, ठीक है। क्या हम इसे पावर वाट में सेकेंड में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट वही बात है कि अब अगर आपने 1000 वॉट यूज किया तो उसे लिखना 1000, बट अगर आपने किलोवाट में बोला तो 1 किलोवाट, तो अमाउंट हमारा जो होता है बहुत छोटा हो जाता है फिर रिप्रेजेंट करने का। नो डाउट मतलब वही है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी इक्वल टू वॉट, पावर इनटू टाइम, एंड पावर हमेशा किस में रहना चाहिए, किलोवाट में, और जो आपका टाइम है दैट मस्ट बी इन आवर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन KWH आर पर यूनिट मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम। अब चलो ये तो, इसमें कौन सी नई बात है, हमें भी पता है कि मिनिमम होनी चाहिए, बट बात उसमें नहीं है, बात अब इसमें है कि कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि मिनिमम एनर्जी कैसे, मतलब कॉस्टिंग को रिड्यूस कैसे करेंगे। उसके लिए हम पावर सिस्टम में सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, सबसे पहले कि हमारा जो जनरेशन हो रहा है, जनरेशन जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पे हम फोकस करेंगे कि वहां से हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ना हो। और इसी में, इसी के रिगार्डिंग हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक फैक्टर। तो कहोगे सर इकोनॉमिक फैक्टर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक कहाँ से आ गई? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते समय इनका ध्यान रखेंगे कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहे या कहीं कम तो हो नहीं हो रहे। ये आप डिफिनेशन के बाद डिसाइड कर पाओगे, लाइक डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, लोड फैक्टर हो गया, ठीक है, पीक फैक्टर, मतलब ये जो भी चीजें हैं ये बेसिकली बहुत मैटर करती हैं। जब आप एक जनरेशन इनसे सोचते हो तो ये सारी चीजों को जब आप पढ़ लोगे तब आप उनकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाओगे कि यार अगर ये ज्यादा हो गया, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो आर हाई, डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो आर हाई, एनीवन हैव आंसर? अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हो इन जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर? हाई। ठीक है। अब चलो आपने हाई, अब इसकी प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इसकी प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो अपन समझेंगे कि वन मतलब हाई, हाई का मतलब क्या है। देखो डाइवर्सिटी, चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब अभी तो सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये देखिए, जैसे होता है ना कि आप डाइवर्सिटी फैक्टर का थोड़ा सा मतलब समझिए। जैसे आप मान लीजिए एक कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको सप्लाई करना है, लाइक यहाँ पे ये चार जगह सप्लाई करेगा, ठीक है, तो नो डाउट इस समय इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर क्या होगा, अगर एक ही टाइम पे मान लो एट अ टाइम ए मैक्सिमम दो लोगों को सप्लाई कर सकता है, एट अ टाइम मैक्सिमम दो लोगों को सप्लाई कर सकता है, सपोज रॉ मटेरियल है जिसे सप्लाई कर सकता है। तो अब बताइए, अगर अगर चारों के चारों एक साथ डिमांड करेंगे तो क्या ये इनको फुलफिल कर पाएगा? सोच के देखिए, अगर चारों के चारों लोग एक साथ डिमांड करेंगे तो क्या ये इनको फुलफिल कर पाएगा? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी दो की है जिसको फुलफिल कर सकता है। और ये जो दो को फुलफिल करने में लगा ड्यूरेशन है, दैट इज सपोज 6 मंथ। एक बात बोल रहा हूं, सपोज 6 मंथ, मतलब नेक्स्ट अगर ये 6 मंथ में दो को फुलफिल कर देगा, लेकिन अगर चारों के चारों 6 मंथ के अंदर ही बोलेंगे नहीं हमको तो जनवरी से लेकर मतलब जून तक ही चाहिए, तुम दो चाहे तुम दो, अब ऑब्वियस सी बात है वो नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी इंडस्ट्री को विजिट करना पड़ेगा ताकि वो दो को दे पाए। बट अगर यही फर्स्ट के स्टार्टिंग के 6 मंथ में ये दोनों डिमांड करें और लास्ट के 6 मंथ में अगर ये डिमांड करें, तो क्या आपको नया पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा? बताइए, क्या आपको नया पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा? नहीं ना। अगर नया पावर प्लांट नहीं बैठाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्टिंग बच रही है, कॉस्टिंग बच रही है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका मतलब अगर एक ही को चार को सप्लाई करना है, इट मींस डाइवर्सिटी फैक्टर इज हाई, इट मींस डाइवर्सिटी फैक्टर इज हाई। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न, तो ऑब्वियस सी बात है चार लोगों को सप्लाई कर रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है डिमांड अलग अलग टाइम पे होना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। तो इसी तरीके से, तो ये तो मैं बस एक आपको वो दिखा रहा था, इसी तरीके से हम हर एक चीज का मतलब समझेंगे। लाइक लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कि यहाँ पे लॉसेज क्या होता है, एवरेज लोड क्या होता है, वो सारी चीजें। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं हम बेसिकली कहाँ पे डील करने वाले हैं, जब एक जनरेशन पे चलेगा जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। यहीं पे एक और चैप्टर है जो कि हालांकि जेई का पार्ट नहीं है, बट हाँ एक एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आ जाता है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। देखिए ये बेसिकली थ्योरेटिकल है और ये थोड़ा सा है आपका न्यूमेरिकल, जिसमें हम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मैथमेटिकल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट पर KWH कितना हम सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको, अगर पहला पहला पर्पस क्या था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम। तो इसके लिए हम दो चैप्टर पे फोकस करेंगे, दैट इज जनरेशन, जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए ताकि हम कॉस्टिंग को घटा सकें। एंड नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो अगर हम जेई की बात करें तो ए दिस इज द पार्ट ऑफ जेई एग्जाम एज वेल एज ए, बट अगर इसकी बात करें तो दिस इज द पार्ट ऑफ ओनली ए, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे ऑब्वियसली आपका जो कंज्यूमर है वो आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप उसे रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो। आप रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज आप उसे सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्यों यार, ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी जो मान लीजिए आपके अप्लायंसेज है, टीवी है, अब उसे 220 के लिए वो डिजाइंड है, अब आप उसे क्या कर रहे हो, बहुत कम काइंड ऑफ इतना समझ जाओ कि 100 वोल्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है यार प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, ओवर वोल्टेज से क्या प्रॉब्लम है, अंडर वोल्टेज से क्या प्रॉब्लम है, सब समझेंगे अपन, ठीक है। तो रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी
और रेटेड वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। अब इस दोनों पॉइंट को इस दोनों पॉइंट को डिस्कस करने के लिए देयर इज अ चैप्टर विच इज नोन एज, जैसे देखिए रेटेड वोल्टेज मेंटेन करना है, आपको भी पता है जो वोल्टेज होता है बेसिकली वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज रिएक्टिव पावर। कैसे करता है, कौन सा इक्वेशन होता है, सेंडिंग इन पावर क्या होता है, रिसीविंग इन पावर क्या होता है, सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि जो रिएक्टिव पावर होता है वो उसका कनेक्शन होता है वोल्टेज से। ठीक है, और जो एक्टिव पावर होता है अभी वो दिखाएंगे आपका स्पीड से रिलेटेड है या फिर पावर एंगल से, सब कुछ दिखाएंगे अभी थोड़ा सा। ओके, तो रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज, इनको एक कौन सी रेटेड फ्रीक्वेंसी कौन सी रेटेड वोल्टेज जो जनरेट करो दैट इज, वो तो चलो ठीक है, नो डाउट वो जनरेट करोगे तभी पहुंचेगा, एज वेल एज जो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। समझिए बात, ठीक है। तो रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज, और इसके लिए आप चैप्टर बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम क्या, जैसे एक होता है, तो एक होएगा वोल्टेज कंट्रोल, मतलब विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। अब वोल्टेज कंट्रोल के बहुत तरीके हैं, लाइक इंटरनल मेथड, एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड में से ही एक मेथड है सिंक्रोनस कंडेंसे, मतलब वो जो आपका सिंक्रोनस मोटर है, जो कि बेसिकली आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हो। मैंने क्या बोला, वोल्टेज अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिव पावर पे। तो मतलब अगर रिएक्टिव पावर पे चेंजेस होंगे मतलब वोल्टेज पे चेंजेस होने होने वाले हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि जब आप बोलते हो ना कि मतलब रिएक्टिव पावर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंपनसेट कर दीजिए। आप सोचो ना, अगर हमें प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम ना आती तो क्या जरूरत थी हमें उसे कंपनसेट करने की, चलता जैसे चल रहा होता। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हमें प्रॉब्लम ना आती, हमारा वोल्टेज कम ना हो रहा होता तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, लीडिंग हो रहा है लैगिंग हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको भी फोकस करेंगे, वो चीज भी हमारे लिए मैटर। सर लिंक ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो वोल्टेज कंट्रोल कोई गाइड कर दो यार उनको ना, ऑफलाइन वाले ग्रुप में अमन को, रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज। ओके, तो एक हम पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल, जो कि ए भी अगेन ए और जे दोनों का पार्ट है, और एक हमारा चैप्टर होता है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ए ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कंज्यूमर को रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन इलेक्ट्रिसिटी दे के 5 दिन उसको अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, तो रिलायबल पावर सप्लाई। अब ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो लेकिन मैटर हमारे लिए क्या करता है, हम रिलायबल पावर सप्लाई किसकी हेल्प से दे पा रहे हैं, किसकी हेल्प से दे पा रहे हैं। ठीक है, अब समझिए हमारी बात। अब ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हमारा ट्रांसमिशन ही बीच बीच में फॉल्ट होता रहा तब तो ऑब्वियस सी बात हमें प्रॉब्लम आने वाली। ठीक है, ट्रांसमिशन, और यहां पे हम, ये जो ट्रांसमिशन होता है आपको भी पता है, एचबीडीसी एंड सिंपली एचबीएसी। ठीक है, एंड फॉर हाई डिस्टेंस लाइक ग्रेटर देन 400 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 500 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके इस लेंथ से ज्यादा हम क्या यूज करेंगे, एचबीडीसी, और अगर इससे कम तो बेसिकली हम क्या यूज करने वाले हैं, एचबीएसी। क्यों, क्या वजह है, क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, एचबीडीसी एंड एचबीएसी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज व्हाट, कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम, इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, सोचो एक बार सोच के देखो कि अगर किस आए दिन डेली लोगों को झटके ही लगते रहे तो लोग क्यों इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जान तो ज्यादा प्यारी है। ठीक है, तो इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब ये जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है
ये बेसिकली आपका देखा जाए तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सिस्टम में कहीं एक जगह फॉल्ट आया, सपोज कहीं एक जगह फॉल्ट आया, तो अब आपको उस पार्ट को अलग करना पड़ेगा, ताकि आप क्या करो, जो रिमेनिंग हेल्दी पार्ट हैं उनको आप सप्लाई दे सको। मतलब अब आपको ये भी नहीं पता कि फॉल्ट बेसिकली आने कहां वाला है, फॉल्ट तो कहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए मतलब हमें पहले से प्री एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहां पे फॉल्ट आएगा तो इतना ज्यादा खतरा हो सकता है, यहां पे फॉल्ट आएगा तो इतना ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर क्योंकि एक्चुअली डिपेंड करता है पावर पे, वोल्टेज पे, मतलब बहुत सी चीजें हैं, मोस्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अब अब यार देखो, कई बार तो चलो ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जहां पे जनरेशन है, जनरेशन का अलग वोल्टेज है, ट्रांसमिशन लाइन का अलग वोल्टेज है, ठीक है। अब जैसे लाइटनिंग अरेस्टर है, अब लाइटनिंग अरेस्टर तो कहीं भी गिर सकता है, मतलब वो जो ऊपर से लाइटनिंग, मतलब सॉरी, लाइटनिंग है, वो तो कहीं भी गिर सकता है। अब उसके लिए आप जो अरेस्टर लगाओगे वो बेसिकली आप वो सोच समझ के लगाओगे, ठीक है। लाइटनिंग तो कहीं भी गिर सकता है और कितना भी गिर सकता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कैसे रोकेंगे, प्रैक्टिकली कैसे विजुलाइज करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। खैर, तो इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है, जो आप, मैंने क्या बोला, आप प्रोटेक्शन तभी कर पाएंगे जब आपको पहले से आइडिया होएगा कि खतरा है कितना बेसिकली। तो उस पहले डेंजर डेंजर को पहले से डिफाइन करने के लिए या फिर पहले से ही पता करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस याद रखना, आफ्टर फॉल्ट नहीं होता कभी भी, बिफोर फॉल्ट होता है। यार जब फॉल्ट हो ही गया तो उसका एनालिसिस क्या करोगे आप, समझ रहे हो मेरी बात। फॉल्ट एनालिसिस हमेशा पहले होता है, ताकि हम क्या कर सके, उसी हिसाब से प्रोटेक्शन दे पाए, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। देखो मैं यहाँ पे ना दो काम कर रहा हूँ, एक दो क्या दो तीन काम कर रहा हूँ। एक तो मैं पूरी आपको पावर सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा आपको सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तीसरा है कि पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक साथ आपके तीन तीन काम हो रहे हैं। एक तो आपको देखो यार, किसी भी एग्जाम को आप क्लियर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि यार पढ़ना क्या है। हवा में पढ़ रहे हो, कुछ भी पता नहीं ठिकाना, याद रखना, एक होता है मजदूरी, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप खुद देख लो कि आप मजदूरी कर रहे हो या स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब आप मजदूरी कर रहे हो, अगर रिजल्ट जल्दी आ गया मतलब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, सिंपल सी बात। तो इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड फॉल्ट एनालिसिस एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए, स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। हमारा जो सिस्टम है, इट दिस मस्ट बी स्टेबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपका अल्टरनेटर चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेटर दैट इज बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड, एंड सिंक्रोनस स्पीड इज बेसिकली व्हाट, मतलब कि जो आपका रोटर होएगा, एन एस इक्वल टू एन आर से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से रोटेट हो रहा है। बट अभी आपका सडन चेंज हुआ, सडन फॉल्ट हुआ, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज हंटिंग, ठीक है। सडन फॉल्ट हुआ, सडन चेंज इन लोड हुआ, तो अभी आपकी जो मशीन की टेंडेंसी होएगी ना, वो सिंक्रोनिज्म से बाहर जाने की होएगी। मेरी बात फिर से सुनो, अल्टरनेटर में एक एनएस है, एनएस इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक एनआर है विच इज द स्पीड ऑफ रोटर बेसिकली। तो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों सेम स्पीड से बेसिकली रोटेट कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इन केस सडनली आपने क्या किया कि लोड बढ़ा दिया। यार एक सिंपल सी बात बता, जैसे साइकिल चल रही है, एक लोग बैठ गए, चलो चल लेगी, दो लोग बैठ गए, चलो बेचारी खींच लेगी। अब चार चार लोग बैठ जाओगे तो उसकी भी तो कुछ वो है ना यार, क्राइटेरिया है। ऐसे थोड़ी ना कि चार लोग पांच लोग बैठ जाओ बेचारी खींची लेगी, मतलब ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब, सडन चेंज इन लोड
सडन चेंज इन लोड, मतलब अगर आपने किया तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो आपकी मशीन है वो सिंक्रोनिज्म से बाहर आ सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिंक्रोनिज्म से बाहर अगर आ गई तो इट मींस सिस्टम इज अनस्टेबल। मतलब और अगर एन एस इक्वल टू, मतलब एन एस और एन आर अलग अलग हो गए, पूरा सिस्टम ही आपका डिस्टर्ब हो चुका है, और आपकी जो अल्टरनेटर है इट विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि तुम्हें शायद रियलाइज नहीं हो रहा, बट स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। जैसे नो, तुम सारा प्रोटेक्शन कर लो, सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, सब कुछ कर लो, अगर अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म से बाहर चला गया, एन एस इज नॉट इक्वल टू एन आर, तो obvious सी बात है सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो जनरेटर होना चाहिए, जनरेटर, इट मस्ट बी मोर स्टेबल। अब इसमें जो स्टेबिलिटी होता है, दो टाइप की स्टेबिलिटी होता है, एक ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है, एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है। जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है दैट इज ड्यू टू स्मॉल डिस्टरबेंस, एंड जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है दैट इज ड्यू टू लार्ज डिस्टरबेंस। एग्जाम का जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, खैर, तो अब इसको इंप्रूव कैसे करते हैं सब कुछ देखेंगे, बट उसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टेबिलिटी, जिसका नाम है बेसिकली स्टेबिलिटी। तो मतलब जनरेटर मोर स्टेबल होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, कि आपका जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनिज्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं उस टॉर्क को क्या बोलते हैं जो बेसिकली अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म से बाहर ले जाता है? मैंने बताया था, उस टॉर्क को क्या बोलते हैं जो बेसिकली अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म से बाहर ले जाता है? वेरी गुड, पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो बेसिकली कहीं से भी एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, समझना मेरी बात। तो जनरेटर इज मोर स्टेबल, मतलब अगर पुल आउट टॉर्क से ज्यादा लोड, आप किसी लोड ने पुल आउट टॉर्क से ज्यादा टॉर्क लगा दिया, तो नो डाउट आप अब आपका एन एस इज इक्वल टू एन आर नहीं रहा, एंड मशीन इज अनस्टेबल। और यही वजह है, अगर आपसे मैं बोलूं, अगर आपको याद हो, तो मैंने वहां पे रिलेट किया था जब आपको मैं अल्टरनेटर पढ़ा रहा था, कि एक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। बता सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन? मैंने क्या बोला था, अंडर एक्साइटेशन मशीन इज मोर स्टेबल और ओवर एक्साइटेशन विच इज मोर स्टेबल मशीन? अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन? दैट इज ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन, क्लियर है? ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली देखा जाए तो एक्साइटेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्साइटेशन ज्यादा है तो नो डाउट हमारा क्या होगा, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जिसकी एक्साइटेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगेन एक क्वेश्चन और, अगर आपको याद हो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप ऑफ अल्टरनेटर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप? जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी भूल रहे हो अब सब लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। क्यों यार, याद करो, ये इस यही वजह थी कि हमने बोला था, यही वजह थी कि हमने क्या बोला था, कि सैलिएंट पोल इज, सैलिएंट पोल इज मोर स्टेबल देन अ सिलिंड्रिकल। याद आया? सैलिएंट पोल इज मोर स्टेबल देन सिलिंड्रिकल, यस या नो? क्यों? क्योंकि जो सैलिएंट पोल होता है, जो सैलिएंट पोल होता है उसका, देखो डिजाइन कैसा था, जो आपका सैलिएंट पोल है, देखो, अब अगर मैं यहां पे बात करूं,
तो दिस इज व्हाट सैलिएंट पोल ना। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे एयर गैप मिनिमम है, यहाँ पे एयर गैप मिनिमम है, बट यहाँ पे एयर गैप मैक्सिमम है। तो अब बताइए एयर गैप की वैल्यू ज्यादा है ना इन कंपेयर टू सिलिंड्रिकल, तो दैट्स वाई सिस्टम इज मोर स्टेबल। क्या पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो सैलिएंट पोल इज मोर स्टेबल देन अ सिलिंड्रिकल बिकॉज इट हैज हाई एयर गैप। क्लियर? तो आपके दिमाग में अगर सर फिर एयर गैप ज्यादा क्यों नहीं करते, कौन बताएगा ज्यादा क्यों नहीं करते? मैंने वहां पे बताया था, इस चीज को मेंशन किया था। एनीवन, कौन बताएगा कि एयर गैप ज्यादा क्यों नहीं करते? नो, नॉट कॉगिंग, रिवीजन करो आप लोग। एयर गैप ज्यादा क्यों नहीं करते? क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा मैथमेटिकल वे में। ठीक है, अगर आपने एयर गैप ज्यादा कर दिया तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, खैर वो तो पूरे मशीन का लेक्चर हो जाएगा। फिलहाल तो कहने का मतलब जनरेटर मस्ट बी मोर स्टेबल। ठीक है, जनरेटर मस्ट बी मोर स्टेबल, और उसके लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, लाइक एक्साइटेशन या फिर एयर गैप। ठीक है, तो यहां पे स्टेबिलिटी, तो अगेन एक बार देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। और तुम एक सिर्फ एक टॉपिक को देखो, हर एक टॉपिक से आप इतना कुछ सीख सकते हो कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा। अभी आप देखो, कहने पे लाइनें हैं, बट हर एक लाइन से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, खैर तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम में सबसे पहली लाइन, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट मिनिमाइज करना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज हमें कंज्यूमर को देना है, उसके लिए अपन देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल एंड लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देन पावर सिस्टम, पावर सप्लाई मस्ट बी रिलायबल, उसके लिए हम देखेंगे ट्रांसमिशन एंड एचबीडीसी एंड एचबीएसी ऑल अबाउट। ठीक है, देन प्रोटेक्टिव सिस्टम मस्ट बी इफेक्टिव, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें देखेंगे पहले से फॉल्ट एनालिसिस में कि क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। एंड अगेन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसकी हेल्प से भी हम प्रोटेक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब जनरेटर में स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में ये हमने अभी इतनी बातें करी। ठीक है, ओके। अब यहां पे आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमेशा नहीं हो सकता है कि कई कई जोन ऐसे आएंगे, मतलब पावर ट्रांसमिशन की क्या होनी चाहिए, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब पावर ट्रांसमिशन की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, समझते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? जैसे आप देखो कि जैसे ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही स्पेस मिलने वाला है। जहां पे डेंस एरिया है, नो डाउट वहां पे आपका जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो बेसिकली ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज दिस कि आप और भी मोड में पावर ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक उसके लिए हम बढ़ेंगे दूसरा मीडियम, क्या? पावर केबल्स। ठीक है, नो डाउट इसकी भी लिमिटेशंस हैं कि आप 66 केबी से ज्यादा आप पावर केबल से लाइन ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि ये बेसिकली बहुत पास पास में होते हैं, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। तो कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट ड्रॉ करने लगता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा लॉसेस समझ में आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर ही है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ केबल, कि क्या क्या इंसुलेशन, जैसे आप वहां पे बोलते हो ना कि से देखा जाए तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ऐसा क्यों आता है, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? अगर देखा जाए तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट अपन अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ये क्यों होता है? इसका भी, इसकी भी, हर एक चीज की ऑब्वियसली वजह है यार, हवा में कुछ नहीं होता ना। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यों है, कि जितना, ठीक है, कि जितना ज्यादा लेंथ हम रखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस उतना कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, तो दिस इज द व्हाट
फ्लेक्सिबिलिटी कि आपका पावर केबल होना चाहिए, जो पावर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पावर केबल है, फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। डन। तो और इन सब में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा सिस्टम है, चलो अल्टरनेटर के बारे में तो आप पढ़ते हो मशीन में, ठीक है, वो तो आपका मशीन अलग ही डिपार्टमेंट हो गया, वहां से आपने अल्टरनेटर के बारे में पढ़ लिया। अब अगर पावर सिस्टम के कोई सिस्टम या पावर सिस्टम की कोई चीज सबसे इफेक्टिव है तो दैट इज ट्रांसमिशन, दैट इज ट्रांसमिशन। अब इसको समझते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन, नो डाउट, देखो पहली बात तो ये समझ जाओ आप कि कहने को ट्रांसमिशन क्या करते हो आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा दिया, ठीक है, उसके बाद और याद रखना ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कराते हो ना, दैट मस्ट, मतलब ये जो लाई करता है बिटवीन 11 केबी टू 25 केबी, कभी भी इससे ज्यादा 25 केबी से ज्यादा कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज नहीं हो सकता। फिर से सुनना, मैं जनरेशन बोल रहा हूं, मैं ट्रांसमिशन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 11 केबी से 25 केबी, this is the maximum voltage that can generate by the alternator, it means this is the terminal voltage of alternator। पूरी बात क्लियर? नो डाउट आप 3 केबी वो भी करा सकते हो, बट मैं नॉर्मल हाई, मतलब हाई पावर रेटिंग की बात कर रहा हूं। तो बिटवीन 11 केबी टू 25 केबी आप बेसिकली वोल्टेज जनरेशन करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है, हमें भी पता है कि ये जो वोल्टेज है, देखो एक फिक्स अमाउंट का पावर आपने जनरेट करा लिया, नो डाउट वो होगा एमबीए में, जो पावर आपने जनरेट कराया है दैट इज इन एमबीए। अब इस अमाउंट को, ये आपका दूर कहीं बैठा हुआ है कौन, आपका कस्टमर, कस्टमर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, मतलब हम भी हैं, हम आप वैसे ही हैं, ठीक है, हम भी बिल पे कर रहे हैं। तो बट अभी आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचना है, ठीक है, एज ए कंज्यूमर नहीं सोचना है। तो यहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया, और ये जो गैप मैं इतने छोटे डिस्टेंस में दिखा रहा हूं, नो डाउट दिस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, दिस में बी 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, वट एवर एल्स। अब हमने क्या देखा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर आर, दिस इज द ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, ठीक है, आई स्क्वायर आर सबको पता है। मतलब यहां पे क्या देख पा रहे हैं, पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो पावर है वो एमबीए में फिक्स कर दी गई है, तो वोल्टेज इंटू करंट, ये आपका बेसिकली इतना प्रोड्यूस कराया जा रहा है। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज ज्यादा या वोल्टेज कम, हमें इससे फर्क पड़ता है कि हमारा जो पावर है वो सही सलामत पहुंचना चाहिए। तो जो पावर लॉस है दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं बोलेगा सर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर ऑल्सो, क्योंकि हम सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज सीरीज पैरामीटर, इंडक्टेंस इज सीरीज पैरामीटर, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस दोज आर शंट पैरामीटर। अभी बात करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि यह हमारे पूरे पावर सिस्टम में बेसिकली क्या है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है और कंडक्टेंस है। रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और कंडक्टेंस है। तो अब इन चार पे बात करते हैं, मतलब चारों चारों क्वांटिटीज हैं। फिलहाल अभी मेरा जो मेन कंसर्न है कि लॉस इसमें रजिस्टर में मिनिमम होना चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हो कि पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब अगर इस लॉस को मिनिमाइज करना है तो रेजिस्टेंस को के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें करंट की वैल्यू कम करना पड़ेगा, और करंट की वैल्यू अगर कम करना है तो नो डाउट हमें और पावर की वैल्यू से सेक्रीफाइस नहीं करना है,
पावर की वैल्यू से सेक्रीफाइस नहीं करना है, करंट की वैल्यू कम करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यू हैव टू स्टेप अप द वोल्टेज। और यहीं से जब ऐसा देखा लोगों ने, तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि यार एक कुछ ट्रांसफार्मर जैसी चीज इन्वेंट करते हैं, क्योंकि लॉसेस कम तभी होंगी जब हम वोल्टेज बढ़ा पाएंगे। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो अब आप ये वोल्टेज, नो डाउट, आप यहां से बढ़ा के ले जा रहे हो। अभी ये 220 केवी, ठीक है, इस तरीके से काफी, मतलब आपका हो सकता है, ठीक है, 33 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी। तो अभी तक जो मैक्सिमम वोल्टेज है जो अपने फिलहाल इंडिया में चल रहा है, दैट इज 765 केवी। ठीक है, एसी की बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं। डीसी में एक जगह बन रहा है, अभी 800 पे बन रहा है, ठीक है, 800 केवी पे भी चल रहा, हाई वोल्टेज। ठीक, खैर आगे देखते हैं। तो हाँ, तो वोल्टेज बढ़ाया, स्टेप अप किया, ठीक है, 220, एक और भी बहुत सी ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। अब यार, अब जैसे ही आप कंज्यूमर के पास पहुंचने लगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्या बोलते हैं कि 220 की भी दे दोगे, उसके बेचारे की मतलब पता नहीं क्या ही हाल होगा, एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो 220 की भी तो बेसिकली आप नहीं दोगे, तो फिर 100% आपको वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो अगेन आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे अलग अलग कंज्यूमर को क्या कनेक्शन होते हैं, सब कुछ देके आप बेसिकली यहां से आप सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार पैरामीटर थे, आर एल सी जी, दीज आर द पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैसे होता है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम नहीं लगाते, सब अपने से आता है। ठीक है, वो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करता हूं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे जनरेशन है, जनरेशन आप करा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई नई चीज होने वाली है आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली, तो ध्यान से सुनिएगा आप। इसको तो ट्रांसफार्मर तो चलो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये मान लो स्टेप अप किया, यहाँ पे मैं सपोज दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज, जहां से बेसिकली देखो ये तो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज के बाद यहाँ पे सपोज दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज, और वो कहीं दूर जहां पे आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है, ओके, तो सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस एंगल डेल्टा वन, बहुत ही ध्यान से सुनना, काफी चीजें पता चलने वाली आपको। वी एस एंगल डेल्टा वन, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों में रिप्रेजेंट की जा सकती है। जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कुछ एंगल होता है, तो वी एस एंगल डेल्टा वन। और रिसीविंग इन पे बात करें तो वी आर एंगल डेल्टा टू। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन लाइन होएगा, तो आर प्लस जे एक्सएल, बट अपन आर को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपली कंसीडर कर रहे हैं एक्सएल को, क्योंकि वही डोमिनेट करता है। ठीक है, तो लाइक मान लो आपने 15 केबी का यहाँ पे जनरेशन कराया और इसे स्टेप अप करके 225 केबी का कर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये जो सेंडिंग एंड का आपका वोल्टेज है, ये जो भी सेंडिंग एंड है आपका, बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से पावर होंगे, रिएक्टिव टोटल पावर विच इज कॉल्ड अपरेंट पावर, वन अनदर इज एक्टिव पावर, एंड देन रिएक्टिव पावर। बहुत ही ध्यान से सुनना, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, ये सारे कहां पे बात हो रही है, रिसीव सेंडिंग इन पे, याद रखना सेंडिंग इन पे। इधर आ जाते हैं, हम रिसीविंग इन पे फोकस करते हैं, तो इसी तरीके से यहां भी होएगा पी आर एंड क्यू आर। ठीक है, नो डाउट यस आर भी होएगा। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है दैट इज बेसिकली एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सब देखेंगे आप, सब देखेंगे। पहले मैं आपको पावर फैक्टर का मतलब समझाऊंगा,
उसके बाद फिर ट्रांसमिशन पावर सिस्टम में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मतलब मैं उस एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा जो आपको सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बात तो आप समझ लो पहले ही, ठीक है। तो पी एस, क्यू एस, पी आर, क्यू आर। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए, हालांकि इसका डेरिवेशन मैं बाद में कराऊंगा, बट अभी आप ये समझो कि पावर एट रिसीविंग एंड का एक फॉर्मूला होता है। पावर एट रिसीविंग एंड का एक फॉर्मूला होता है विच इज, अभी मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बता रहा हूं, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें रिलेट होते हुए दिखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। वी एस वी आर डिवाइड बाई एक्स एल, ठीक है। दिस इज इनटू इनटू साइन ऑफ, अभी हम सिर्फ समझने के पर्पज से इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। P इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सएल साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, ठीक है। दिस इज द, और अगर आपने देखा होगा या फिर याद किया होगा, तो बेसिकली आपने याद भी किया होगा कि P इज इक्वल टू ई एफ वी टी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा, दिस इज फॉर अल्टरनेटर, and Vs sending in Vr upon XL into sin delta, this is for transmission line। क्योंकि अल्टरनेटर में जनरेटेड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज पे बातें होती हैं, और जब ट्रांसमिशन लाइन में बातें होती हैं तो सेंडिंग इन वोल्टेज एंड रिसीविंग इन में बातें होती है, ठीक है। ओके, तो यहां पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिसीविंग इन पावर, पी आर इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सएल इंटू साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, ठीक है। और ये जो आपको मॉड में दिख रहा है, बेसिकली सपोज आप इसको ले लो P मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडिंग इनटू रिसीविंग, एज सिंपल एज दैट। तो P मैक्सिमम इनटू साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, रिसीविंग इन पावर इज मैक्सिमम पावर मल्टी, देखो वही चार एक्सप्रेशन है, कुछ भी अलग नहीं लिख रहा हूं मैं, बस इसको मैंने P मैक्स मान लिया। मैं आपको साइड में लिख भी देता हूं, द वैल्यू ऑफ P मैक्सिमम इज वी एस वी आर अपॉन एक्सएल, दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉम सेंडिंग इनटू रिसीविंग। ओके, अब एक बात बताइए, अब यहां पे एक बात बताइए कि आपका जो एक्टिव पावर है किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मतलब ये, इस पी आर का मतलब समझ पा रहे हो नहीं, पी आर इज द पावर, पी आर इज द एक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड, एट रिसीविंग इन, मतलब अगर आपको रिसीविंग एंड पे पावर, देखो आपका कंसर्न क्या है, पावर कंज्यूमर तक पहुंचाना। अगर आपके रिसीविंग एंड तक पावर का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा तो क्या आप अपने पर्पज में सक्सेस हो रहे हो? ऑब्वियसली नॉट। तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि रिसीविंग एंड पावर, क्योंकि उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसकी कोशिश करो कि रिसीविंग एंड पावर शुड बी हाई, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू पी मैक्सिमम साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। ओके, तो अब यहां से आप क्या क्या देख पा रहे हो, बहुत ध्यान से देखना, इसी पे पूरी अभी पूरा ये आपका पैराग्राफ चलने वाला है इसी पे, कि यहां से मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो 802 में भी पूछे गए इसी छोटे से कॉन्सेप्ट से, ठीक है, वो बस आप नोटिस करना। तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन एक्सएल, मतलब active power is directly proportional to Vs Vr upon XL, and second thing is P maximum is directly proportional to sin डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूं P मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, क्योंकि साइन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। इतना तो आई होप आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे वैसे बढ़ेगी। तो ऑब्वियस बात है, चाहे आप डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू की वैल्यू बढ़ाओ, चाहे आप साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू की वैल्यू बढ़ाओ,
जो आपका रिसीविंग इन पावर है, सॉरी, जो आपका रिसीविंग इन पावर है, दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। इन दो फैक्टर को अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी इस एक्सप्रेशन को एज इट इज आप समझो, समझने के लिए समझो, ट्रांसमिशन लाइन के मतलब को समझो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को एज इट या अभी फिलहाल के लिए अपन देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू पी मैक्सिमम साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। अब एक एक पॉइंट को लेते हैं, वी एस वी आर एक्सएल, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि एट डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू विच इज बेसिकली डेल्टा आर रिजल्टेंट, अगर उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, फिर से डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू या फिर डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इतना हो जाता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्सिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्सिमम, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्सिमम, सॉरी पी आर, पी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, पी मैक्सिमम ना, पी मैक्सिमम, यस नो, द वैल्यू ऑफ पी आर इज पी मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, 1 ना, साइन 90 की वैल्यू 1 ना, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू पी मैक्सिमम। अब यहां पे एक बात समझो आप, मैंने बोला अगर डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, अगर डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, ठीक है, तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आप एक बात समझो कि, अच्छा एक बात बताओ दूसरे तरीके से कि यहां पे ये जो VS है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी देखनी है हमने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। तो ये जो वोल्टेज है VR की वैल्यू, मैं बोल रहा हूं आइडियल केस में क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR इन आइडियल केस, एनीवन, या फिर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR, ऑब्वियसली वेरी गुड, क्या हो जाएगा VS, किसी को कोई डाउट, VS, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं P मैक्सिमम की बात करूं, व्हाट इज द P मैक्सिमम, तो VS तो VX है, VR की वैल्यू क्या हो जाएगी VS के बराबर, तो मतलब VS स्क्वायर अपॉन XL, अपॉन XL। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी बोलो यार। मैक्सिमम पावर सेंडिंग इन से रिसीविंग इन पे अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो आप बेसिकली जो वोल्टेज होना चाहिए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। इसका मतलब आप पावर किस पे ट्रांसमिशन कराओगे, हाई वोल्टेज पे लो वोल्टेज पे, जल्दी बोलो, आप ट्रांसफर किस पे कराओगे, हाई वोल्टेज पे लो वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे, ऑब्वियस सी बात है यार ना, क्योंकि देखो मेरा मेन टारगेट क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर रिसीविंग इन तक पहुंचाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर रिसीविंग इन तक पहुंचाना। तो इसका मतलब P मैक्सिमम इज, अगर P मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, कोई बोले सर अभी PR की बात कर रहे थे यार, PR P मैक्सिमम हो जाएगा अगर हम आइडियल केस की बात करें, मतलब डेल्टा वन इज इक्वल टू, मतलब सॉरी डेल्टा वन एंड डेल्टा टू का जो डिफरेंस है दैट इज सपोज 90 डिग्री, दैट इज सपोज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से आपका पहला कंक्लूजन आता है, यहां से आपका पहला कंक्लूजन आता है कि क्या, कि अगर आप पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो बेसिकली
आपको वोल्टेज क्या रखना पड़ेगा? हाई। वोल्टेज शुड बी हाई। वोल्टेज शुड बी हाई। ठीक है, चलो, ये तो चलो कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमें पता था। ठीक है, आगे देखते हैं। या फिर जैसे आप, मैं सिंपल देखूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकली अब समझो, अगर आप 100 केबी पे पावर जनरेट करा रहे थे, या पावर ट्रांसमिट करा रहे थे, सॉरी जनरेट नहीं, ट्रांसमिट करा रहे थे, तो पावर यहां पे बेसिकली हो रहा था, सपोज 100 MVA, या फिर चलो एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, तो सपोज 100 किलोवाट पावर सेंडिंग इन से रिसीविंग इन पे ट्रांसफर हो रहा था। अगर आपने वोल्टेज 200 केबी पे कर दिया, तो आपको पता है पावर जो ट्रांसमिशन हो रहा था, पावर कितना हो जाएगा? एक्टिव पावर कितना हो जाएगा? 400 किलोवाट, यस या नो? या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना? नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं यार? अब क्या बच्चों जैसा कराना पड़ेगा क्या? P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यार वोल्टेज 2 टाइम से बढ़ रहा है, तो obvious सी बात है, स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 टाइम। जैसे नो? क्लियर है सबको? तो आप क्या देख पा रहे हो कि वोल्टेज की रेटिंग जस्ट डबल करने से पावर कितना ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है? मतलब देखो, वोल्टेज आपने कितना टाइम डबल की, कितना टाइम किया? ओनली 2 टाइम। और जो पावर आपका ट्रांसफर हो रहा था, वो कितना टाइम इंक्रीज हो चुका है? कितना टाइम इंक्रीज हो चुका है? 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम लो वोल्टेज पे क्यों कराएंगे यार? क्लियर है पहला पॉइंट? आगे देखें। ठीक है, तो हाँ, तो ये देखो, आप बेसिकली करके यहां पे आप चाहे तो आप यहां पे टॉपिक लिख सकते हो, क्या चीज कि एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। आप चाहे तो ये टॉपिक यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि हम अपन वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, वोल्टेज की हाई होने पे क्या क्या फायदे हैं बेसिकली। तो पहला फायदा तो समझ में आ गया कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी दैट विल इंक्रीज। अब देखो इसी चीज को, ये जो क्वेश्चन में यहां पे अभी जो मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि व्हाट इज द एक्टिव पावर फॉर्मूला? वी आई कॉस फाइव। नो डाउट ट्रांसमिशन लाइन है, किसी न किसी पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? पी अपॉन पी अपॉन क्या हो जाएगा? भी कॉस फाइव। पी आई इक्वल टू पी अपॉन भी कॉस फाइव। ठीक है, ओके। पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव एंड आई इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए आपको, यहां पे देखो हम, ये कौन सा पावर है? दिस इज पावर ट्रांसफर। मतलब अभी हम एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन देख रहे हैं, पहली बात तो। अब यहां पे हम बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं आपको कि लॉसेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए मैंने माना कि पावर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और पावर फैक्टर एंगल क्या है? वो भी कांस्टेंट है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या है? वो भी कांस्टेंट है। समझना मेरी बात को। P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव सबको पता है, आई इक्वल टू पी बाई भी कॉस फाइव, ये हमने वहां से डिराइव कर लिया। व्हाट इज लॉस? व्हाट इज लॉस इन रजिस्टर? आई स्क्वायर आर, यस या नो? अच्छा एक बात, क्या इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो पीएल और पी में? क्या आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? इसे मैं पी आर बोल देता हूं ना। सपोज दिस इज पी आर। पी आर इज द पावर
जो आप सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे ट्रांसफर कर रहे हो या फिर रिसीविंग एंड पे पहुंचा हुआ पावर, एंड पीएल इज द पावर जो आपका बीच में लॉस हो रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? पीएल इज द पावर जो आपका बीच में लॉस हो रहा है। हम उस पे देख रहे हैं, हम उस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उस मतलब उस हाई वोल्टेज का उस पावर लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उस हाई वोल्टेज का पावर लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, एंड आई की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है, पी आर डिवाइड बाई वी ऑफ कॉस फाइव का होल स्क्वायर इनटू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली जो पावर लॉस है दैट इज पी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, पी एल इज वी आर स्क्वायर इंटू इंटू क्या हो जाएगा हमारा आर इंटू आर। अब यहां पे आप एक चीज, पहले आप इस चीज को नोटिस करो ना, पहले इस चीज को नोटिस करो। आप क्या देख पा रहे हो कि पीएल इज पीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज? पहले तो मुझे ये बता दो, पीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? इनवर्सली। इनवर्सली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे पावर लॉस उतना कम होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। सपोज ये तो आपने किस पे देख लिया कि पावर लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे एक दूसरा कंक्लूजन कर सकता हूं। देखो, पहला कंक्लूजन क्या था, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी इंक्रीज बिकॉज पावर ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। दूसरे ग्राफ पे अपन चल रहे थे, पावर लॉस पे फोकस कर रहे थे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन कर सकता हूं कि एक्चुअली एक्चुअली जो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांस मतलब ड्यू टू हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आर रिड्यूस्ड। ठीक है, देखो, पहला एडवांटेज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज, दूसरा एडवांटेज ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आर रिड्यूस। अब आगे और एडवांटेज देखते हैं। ठीक है, समझिए, और एडवांटेज देखते हैं। अब मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर का ऑब्वियस सी बात है कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, तो कंडक्टर का, तो एक काम करते हैं, थर्ड एडवांटेज देखते हैं। थर्ड एडवांटेज, तो आप आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? रो एल अपॉन आर। व्हाट इज ए? रो एल अपॉन आर। बहुत ही ध्यान से देखो, आप रो एल अपॉन आर। अब यहां पे रो एल अपॉन आर। अब ये जो आर है इसका फॉर्मूला हमने यहां पे देखा है क्या? यहां पे ध्यान दो, यहां पे फॉर्मूला देखा हमने। क्या हम यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर सपोज लॉसेज आर फिक्स्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने लॉसेज को फिक्स कर दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे आ जाओ, इस पे फोकस करो, इस ये जो ब्रेकेट में है, ये जो ब्रेकेट में है, अगर, ओ सॉरी, ठीक है, तो कोई नहीं, तो पीएल इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन, अभी यहां पे देखो, मेरी बात समझो, फिर से समझो। मैं बोल रहा हूं कि अभी आर पे इंपैक्ट देखते हैं। मतलब यहां पे ये जो लिया था इसमें आर को माना था हमने क्या, कांस्टेंट। इसमें हमने माना था आर को कांस्टेंट। अभी मैं यहां पे आर को वेरिएबल मान रहा हूं एंड लॉस को कांस्टेंट मान रहा हूं। तो व्हाट इज द आर? व्हाट इज द आर?
V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई, मतलब दिस इज पी एल एंड डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो यार। ए यहां से आर की वैल्यू निकाली मैंने, पी एल मल्टीप्लाइड विद वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर। क्या किसी को प्रॉब्लम है? मैंने यहां से आर की वैल्यू निकाली है, बस इस आर की वैल्यू निकाली मैंने। पी आर एल, आर इज वॉट, पी एल इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आर की वैल्यू यहां पे लाके रख दीजिए, आर की वैल्यू यहां पे लाके रख दीजिए। तो आर की वैल्यू क्या थी? वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू पी एल, पी एल इज द लॉस, याद रखना, पी एल इज द लॉस एंड पी आर इज द पावर ट्रांसफर, और दोनों को हमने कांस्टेंट लिया हुआ। तो यहां पे आप एक चीज देखो, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है? एरिया का फॉर्मूला रो एल पी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डॉट पी एल, डॉट पी एल, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप यहां पे एक चीज देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज? बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हो तो बेसिकली एरिया क्या होएगा? कम लगेगा, कंडक्टर का मटेरियल कम लगेगा, यस या नो? और अब पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, ये 802 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर उठा के देख लेना। बस उसमें P की जगह W लिखा था, ठीक है, P की जगह W लिखा था, बस इतना सा डिफरेंस है, देख लेना, चेक कर लेना। अब यार सिंबल तो नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, सिंबल तो कुछ भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बोलो यार। कहां से रिपीट करना है? अभी मत बोलना पूरा। समझो। हाँ ठीक है, देखो, अरे मजाक कर रहा था। देखो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एरिया इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर, और इस आर की वैल्यू, रो एल एज इट इज रहने दिया, आर की वैल्यू हम यहां से लेके आए, और ए सारा हमने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिया हुआ। आर की वैल्यू हम यहां से लेके आए, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन पी आर स्क्वायर इंटू रो पी एल, इंटू पी एल। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली उठा के यहां पे रख दी हमने। वहां से हमें पता चला कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और अगर आपको पता हो तो जो वॉल्यूम होता है, क्लियर है केशव? केशव क्लियर है? आर की वैल्यू वहां से लाके यहां पे रखा, जो एक्सप्रेशन आया वही हमारा रिजल्ट है। वहां से आर की वैल्यू उठाई थी, यहां पे लाके रख दिया, क्योंकि वहां पे आर की वैल्यू क्या थी? वहां पे आर की वैल्यू क्या थी? यहां पे ध्यान दो, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन पी आर स्क्वायर इंटू पी एल। तो बस उसी को यहां पे आर की वैल्यू देखो, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू पी एल डिवाइड बाई पी आर, बस वही लाके रख दिया। और यहां से हमें दिख रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। इस चीज को
और भी तरीके समझ सकते थे हम, अगर याद हो तो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, यस या नो, बोलो यार, करंट का स्क्वायर, ये बात सबको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। जितना ज्यादा करंट, चलो स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर भूल जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो सबको पता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम हाई वोल्टेज पे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम करंट की वैल्यू घटा रहे हैं, और करंट की वैल्यू अगर हम घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घटा रहे हैं, यस या नो, ठीक है। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², ठीक है। अब मैंने क्या बोला, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, चलो लेंथ फिक्स कर दिया, लेंथ इज अ फिक्स, सेम लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि लेंथ फिक्स है, ऑब्वियस बात है यार, जब लॉसेस फिक्स कर रहे हैं तो लेंथ तो फिक्स करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया, देखो, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर दूसरे तरीके से समझो, वॉल्यूम इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अच्छा, दिस इज वॉल्यूम है ना, कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, वोल्टेज ज्यादा होगा तो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल रिड्यूस ना, यस या नो, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल बी ऑब्वियसली डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज्यादा वोल्टेज आप लोगे, समझो मेरी बात, हायर वोल्टेज के साथ, अब इसको कंक्लूड करते हैं ना, हायर वोल्टेज के साथ, समझो मेरी बात, क्या था, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होएगा, रिड्यूस होएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस होएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिड्यूस, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आप बताओ जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होएगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट इंक्रीज या डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज, ठीक है। तो अब अगर मटेरियल डिक्रीज हो रहा है तो बताइए कॉस्टिंग क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज, यस या नो, ठीक है, डन, ओके। तो अब इतने सारे फायदे आई होप काफी हैं ये समझाने के लिए कि आपको ट्रांसमिशन किस पे करना है, हाई वोल्टेज पे, यस या नो। मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली, दोनों तरीके से हमने चीजों को जज कर लिया। थैंक यू। अब आगे देखते हैं, मतलब अब कहोगे सर कि जब इतना ही फायदा है तो बढ़ाते जाओ ना, क्यों 765 पे क्यों रुक जा रहे हो फिर, मतलब अगर आपके मन में आ रहा हो तो उसका भी आंसर दे दूं मैं। देखो, होता क्या है ना, आप वोल्टेज चलो बढ़ाते गए, 33 चले गए, 132, 200, माइंड को इतने कंफर्ट जोन में डाल लियो इसीलिए ना, 765, ठीक है, यहां तक, यहां तक, यहां तक आप बढ़ाते गए, बट इससे ज्यादा, इससे बियॉन्ड, बेसिकली मेन जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज इंसुलेशन, दैट इज इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इंसुलेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है, देखेंगे।
जितना ज्यादा वोल्टेज उतना, फिर जितना ज्यादा जाते हो ना फिर उतनी ज्यादा कॉस्टिंग होने लगती है। आप इसको कंपेयर मत करना घर के बाहर जो आपके इंसुलेटर टंगा होता है, भाई साहब वो 11 kV की है, ठीक है। और देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 765 kV एंड 11 kV। ओके, तो यहां पे आगे बात करते हैं अब। हम्म, एक तो वोल्टेज वाला देख लिया हमने, एक तो वोल्टेज वाला देख लिया। अब मैंने बोला था पी मैक्सिमम, हमारा जो फोकस चल रहा था पी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वायर अपॉन एक्सएल। तो वोल्टेज बढ़ा के हमने पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज कर ली, यस या नो? वोल्टेज बढ़ा के पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज कर ली। अब जरा इसका देख लें, इसका भी देख लेते हैं, क्या इसकी क्या दुनिया, इसकी क्या चल रही, ठीक है, इसके मन में क्या चल रहा, देख लेते हैं। तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि पावर मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल। मतलब अगर आप पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो एक्सएल को क्या करना पड़ेगा, बताइए? एक्सएल को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज। व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल, एंड ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई एफ इंटू एल। ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। एक्सएल इज व्हाट? 2 पाई एफ इंटू एल। अब एक बात बताइए यार, क्या आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो? मतलब वो तो ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज ही है ना, वो तो ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज ही है, कर सकते हैं, बट जो जनरेशन है नो डाउट दैट इज 50 हर्ट्ज। मतलब एक्सेल को कम या ज्यादा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ होने वाला है? एल। नहीं, फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है, मतलब नहीं, मतलब अगर बड़े लेवल पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते बट स्मॉल लेवल पे कर ही सकते ना, विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, जैसे ना। बड़े लेवल पे नो डाउट बहुत कॉस्टली होने वाला था, इसलिए इंडिया में अभी चल भी नहीं रहा, बट स्मॉल लेवल पे तो करते ही हैं, लाइक स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, वो तो करते ही हैं, ठीक है ना। स्मॉल स्केल पे करते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी चेंज, बट बड़े स्केल पे नहीं करते, ठीक है। जहां भी प्रेसाइज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वो पढ़ा होगा आपने, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज को भी वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, मतलब एक्सएल की चेंज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडक्टेंस की। तो देखते हैं इंडक्टेंस पे किसका किसका फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट? यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सएल, यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सएल। देखते हैं कैसे डिक्रीज कर पाते हैं ना। ओके, एक बात बताइए, इंडक्टर 10 और 10, what is the equivalent inductance? Anyone? What is the equivalent inductance? 10 and 10. 20. And what is the equivalent here? 1, 1 नहीं, 5। आर आर बाई एन होता है या फिर एल बाई एन ना, एल बाई टू वैसे भी छोड़ो, सिंपल 10 और 10 5 में हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप इंडक्टेंस को डिक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इंडक्टेंस सीरीज में जोड़ोगे पैरेलल में जोड़ोगे? ऑब्वियसली पैरेलल में। तो अगर 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 आपको एक, दिस इज सेंडिंग एंड एंड दिस इज रिसीविंग एंड, अगर आपने एक, चलो एक ट्रांसमिशन लाइन थी, इसका था 10,
एक दूसरी ट्रांसमिशन अगर आपने पैरेलल में लगा दी और वो भी सेम रिएक्टेंस की, तो अभी बताओ इंडक्टेंस ओवरऑल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? एक्सेल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे बोले कि कैसे आप ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू घटा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? बाय यूजिंग, एजेई का क्वेश्चन है, बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। सारे क्वेश्चन, मतलब मैं बार बार वो बोल नहीं पा रहा, मतलब जितनी भी लाइनें बोली जा रही हैं ना कहीं वो बेसिकली एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए हैं। अब जैसे आप देखो, अब इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आपको पता है पी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, तो बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली हमारा जो पी मैक्सिमम है वो क्या करता? एक कम हो रहा, पी मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा, यस या नो? दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन we can also increase steady state stability as well as maximum power transferred, yes or no? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात करी थी, वहां पे मैंने दो दो बातें बोली थी, स्टेडी स्टेट, एक स्टेडी स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी स्टेडी होता है, एक ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट की स्टेबिलिटी होता है, कहते हैं एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है। तो मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक्सेल की वैल्यू घटा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो। एम आई क्लियर? आगे देखते हैं। तो एक्सेल की वैल्यू अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो एक्सेल की वैल्यू डिक्रीज हो, पावर की वैल्यू बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज, उसी को लेके चले थे। देखो, हमें पावर मैक्सिमम बढ़ाना था, एक्सेल घटाना था, एक्सेल घटाना था तो उसके लिए एल घटाना था, एल घटाना था तो बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन वी हैव डिक्रीज्ड एक्सेल, and by this method we are increasing P maximum as well as steady state stability. Then नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है एक्सेल को डिक्रीज करने का? देखो, तुमको पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल, तो बेसिकली एक्सेल को डिक्रीज करना है। तो पहला मेथड क्या था कि आपने पैरेलल में ट्रांसमिशन लाइन लगा दी। दूसरा देखो, दिस इज सपोज XL, दिस इज सपोज XL, ठीक है, XL, नो डाउट दिस इज VS एंड दिस इज VR, नो डाउट दिस इज VS एंड दिस इज VR, ठीक है। सपोज पर यूनिट वैल्यू ले रहा हूं, अभी ज्यादा टेंशन में आता ना, पर यूनिट वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है। पर यूनिट क्या होता है वो भी अपन कल या परसों देख लेंगे, पर यूनिट वैल्यू भी ना, क्योंकि पर यूनिट के बिना फिर पावर सिस्टम अधूरा है। मतलब अभी दो तीन तीन चार दिन तो आपको बस इसी चीज में ले जाऊंगा कि मतलब आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा बेसिकली। मतलब मैं आपको पहले कनेक्शन बताऊंगा, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का मतलब बताऊंगा, देन उसके बाद पर यूनिट सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा, उसमें जो भी चीजें हैं देन स्टार्ट करेंगे अपन। खैर, तो वी एस इक्वल टू वी आर, दैट इज एक्सेल। तो अगर अभी आपका जितना भी है, अगर मैंने इसमें मतलब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द इम्पीडेंस, तो आप क्या बोलोगे? जे एक्स एल। अभी अगर मैं बोल दूं यहां पे कि मैंने ऐड कर दिया कैपेसिटर एंड इट हैज वैल्यू ऑफ माइनस जे एक्स सी, व्हाट इज द इम्पीडेंस? सपोज दिस इज Z1 Z2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2? जे एक्सएल माइनस एक्स सी, यस या नो? बोलो यार, जे एक्सएल माइनस एक्स। तो क्या मुझे बता सकते हो विच वन इज हाइयर, Z1 और Z2? विच वन इज हाइयर, Z1 और Z2?
Z1 ना, दिस इज हाई वैल्यू एंड दिस इज लोअर वैल्यू। तो अब बताइए, जब एक्सेल की वैल्यू लो है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा, Z1 में या Z2 में? Z1 में या Z2 में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी? 2 में। क्यों? क्योंकि P मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका रिजल्टेंट कम हो रहा है तो नो डाउट आपका मैक्सिमम पावर इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो अगर हाई वैल्यू ऑफ एक्सएल है तो P मैक्सिमम विल बी लो। क्या किया हमने? हमने क्या किया? हमने एक सीरीज कैपेसिटर लगाया। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटर XC, we can decrease what? XL ना, इफेक्टिव। ठीक है, एंड द थर्ड वन। ये दोनों मेथड क्लियर हैं कि नहीं यार? एक्सेल घटाने के, एल को घटाने के दोनों मेथड क्लियर हैं, बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन एंड बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटर। एंड वी आर मूविंग फॉर द थर्ड मेथड। व्हाट इज द थर्ड मेथड? नाम तो सुना ही होगा, बंडलिंग कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी तो नहीं। बंडल्ड कंडक्टर, अभी आप बस इतना समझो, बंडलिंग करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ता है, ये तो सबको पता है, बंडलिंग करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ता है। ओके, एंड इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2 × 10⁻, सारा डेरिवेशन कराएंगे बट अभी नहीं, 2 × 10⁻⁷ ln d/r। एक्चुअली आर डैश होता है और यहां पे लगा होता है 0.7788, बट अभी आप उतने डिटेल में मत जाने की कोशिश करो, आप बस ये देखो कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यस या नो? इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या किसी को कोई दिक्कत है? आपका पर्पज क्या है? आप क्या पर्पज लेके क्या चले हो? क्या करना है आपने? एल की वैल्यू डिक्रीज करनी है, यस या नो? एल की वैल्यू डिक्रीज करनी है, हाँ या ना यार? आप चाहते क्या हो? द वैल्यू ऑफ एल विल डिक्रीज, ताकि एक्सेल एक्सेल क्या हो जाए? डिक्रीज, ताकि पी मैक्सिमम क्या हो जाए? इंक्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके लिए डी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर आप चाहते हो एल की वैल्यू घटे तो कहीं ना कहीं डी को घटाना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं अगर मैं आपके सामने दो कंडक्टर बना दूं, दो कंडक्टर बना दो, सपोज दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड सपोज दिस इज द second conductor. This is the first conductor and this is the second conductor. Suppose this is cross sectional area A. Obviously दोनों का एरिया सेम है. What is D? D is the distance from this point to this point, distance between conductor. And what is R? R is the radius of the effective radius of the conductor. R is the effective radius of the conductor. ठीक है, दो कंडक्टर हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर इज R. डन, ओके। अब यहां पे एक चीज समझो यार, आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे कि आप D घटाओगे तब भी L घटेगा, R बढ़ाओगे तब भी L घटेगा। ठीक है,
एक कुछ इस तरीके से सीन चल रहा। तो आप बताइए विच वन इज सुटेबल एंड वाई, मतलब इसमें से किस पे मैं फोकस करूं, मतलब डी को घटाऊं या आर को बढ़ाऊं, और डी को घटाऊं या आर को बढ़ाऊं। आई शुड डिक्रीज डी आर इंक्रीज इन रेडियस। व्हाट शुड आई प्रीफर। यार देखो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया आपके पास ना, समझो मेरी बात। देखो अगर आपने डी बेसिकली क्या किया, घटाया, ए और पास में आ जाएंगे, ए और पास में आ जाएंगे, तो बेसिकली इसकी वजह से पता है क्या होएगा, एक, नहीं नहीं, हाँ रेडियस इंक्रीज करेंगे, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डी डिक्रीज क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, पहली पहली प्रॉब्लम, जब आप डिस्टेंस घटा दोगे ना, कैपेसिटेंस का नाम तो सुना ही होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। अगर आप डी कम करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहली प्रॉब्लम आ रही बात समझ में, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर डिस्टेंस कम रखोगे, इससे कोरोना चल रहा ना, डिस्टेंसिंग कम तो कोरोना ज्यादा, यस या नो, ये तो पक्का याद, ये तो याद ही हो गया होगा एटलीस्ट, डिस्टेंसिंग कम कोरोना ज्यादा, यस या नो। तो अगर, हाँ सेकेंड डोज लगवा लो फिर जाओ तार में लटक जाओ, ठीक है, नहीं होगा कोरोना। ओके, तो डिस्टेंसिंग आप क्या कर लो, अगर कम करोगे तो बेसिकली क्या होएगा, कोरोना यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे डिस्टेंसिंग कम करने वाले हैं, दो प्रॉब्लम आ गई, कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है और कोरोना भी ज्यादा हो रहा, तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम डिस्टेंस कम नहीं करेंगे। तो मतलब व्हाट इज द ऑप्शन, अनदर ऑप्शन, वी विल इंक्रीज रेडियस, और रेडियस इंक्रीज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बंडलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बंडलिंग करते हो तो उसकी वजह से क्या क्या फायदे हैं, रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब वहां पे बंडलिंग से, अब देखो आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस कम हो जाएगा, इंडक्टेंस कम हो जाएगा, एक्सल कम हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यस या नो, क्लियर है यार। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब, अब आई होप आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि हम एक्सेल को बेसिकली डिक्रीज कैसे करेंगे, जैसे नो, ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि एक्सेल को हम डिक्रीज कैसे करेंगे। और इस पे सीरियसली बता रहा हूँ, आप एक बार पेपर उठाना, मतलब ऐसे ना आपको शायद अभी रियलाइज नहीं होगा, बट काफी क्वेश्चन पूछे गए इससे, सिर्फ इसी टॉपिक से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी टॉपिक से, ठीक है। वो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं तुम्हें, जब पेपर क्वेश्चन की डिस्कशन कराऊंगा तो मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूंगा कि ये चीजें मैंने वहां पे बताई थी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और समझो आप, यहाँ पे जैसे आप डेल्टा वन और डेल्टा टू का थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं ना, डेल्टा वन और डेल्टा टू का मैंने, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ देर पहले बनाया था, डेल्टा वन और डेल्टा टू का, मतलब बेसिकली अब जो हमारा मेन फोकस होने वाला है रिएक्टिव पावर, एक्टिव रिएक्टिव पावर पे होने वाला है, क्योंकि बिना उसको समझाए अभी फिलहाल तो हम आगे बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो हाँ देखो, मैं सिर्फ एक इक्वेशन को लेके अभी एनालिसिस कर रहा हूं, अगर आपको याद हो तो, पी आर वी एस वी आर अपॉन एक्सएल इंटू साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, क्या मैं इसी को लेके चल रहा था अभी, पहले हमने काफी देर तक इसको पढ़ा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करी, फिर काफी देर तक इसको पढ़ा,
अभी इसमें एक फैक्टर और बच रहा है, तो एक काम करते हैं, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा इज बेसिकली लोड एंगल, तो पहले आप उसी पे डिस्कस कर लेते। लोड एंगल, दैट इज व्हाट? डेल्टा। लोड एंगल, दैट इज व्हाट? डेल्टा। ओके, यहां पे लोड एंगल, अगर सिंपली अभी उसी पे फोकस कराता हूं मैं, पी आर इज इक्वल टू पी मैक्सिमम इनटू साइन डेल्टा। नो डाउट डेल्टा इज डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, तो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। तो आपको यहां से देखिए क्या लग रहा है, पी डायरेक्टली, पी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, सॉरी, साइन डेल्टा। पी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। And what is the delta? Delta is the difference between delta 1 and delta 2. Now the question arises, what is delta 1, what is delta 2? What is delta 1, what is delta 2? ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी कुछ देर पहले हालांकि बताया था, बट वही बात है, भूल भी गए होगे। तो वी एस एंगल डेल्टा 1, वी आर एंगल डेल्टा 2, ठीक है? याद आया? ऐसा डायग्राम बना था अभी कुछ देर पहले। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, और यहाँ पे बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है? बी एस डेल्टा वन डेल्टा टू। अब बहुत ध्यान सुनो, अगर आपका अगर आपका ए डेल्टा वन और डेल्टा टू, ए डेल्टा वन और ए डेल्टा टू, मतलब डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू, इफ डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू, सपोज डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू, तो एक बात बताइए, पी आर विल बी पॉजिटिव और निगेटिव? PR will be positive or negative? If delta 1 is greater than delta 2, delta is delta 1 minus delta 2. अगर साइन 30 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव। नहीं समझ रहे यार, अगर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव होगी। तो पी आर बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि पावर सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। एक आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद गेट में भी आया था, ऐसे दे दिया था कि वन एंगल 10 डिग्री, वन एंगल 20 डिग्री, तो पावर किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है बता सकते हो? पावर किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है? सेंडिंग से रिसीविंग या रिसीविंग से सेंडिंग? एक्टिव पावर। एनीवन अभी तक जितना गेस कर पा रहे हो? नो, रिसीविंग टू सेंडिंग यार। देखो ना, ये वैल्यू याद रखो, अगर डेल्टा जहां का ज्यादा होएगा, दैट विल डिसाइड कि पावर को किधर फ्लो कराना है। मतलब अगर डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट कि सेंडिंग इन पावर, सेंडिंग से पावर कहां पे जा रहा है? रिसीविंग इन पावर, ठीक है? सेंडिंग टू रिसीविंग। और अगर डेल्टा टू ग्रेटर देन डेल्टा वन, इसका मतलब रिसीविंग से कहां पे जा रहा है? सेंडिंग इन पावर, ठीक है? अब प्रैक्टिकली ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्योंकि यार आप भी बताओ, आप ही सोचो कि आप बोलते हो ना कि जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है हमेशा लैग करता है, तो वीआर किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? नो डाउट वीएस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो तो हमेशा लैग ही करेगा ना, जब तक कोई स्पेशल केस ना आ जाए। जब तक कोई स्पेशल केस ना आ जाए तो ऑब्वियस बात है, पावर हमेशा सेंडिंग से रिसीविंग इन पे ही ट्रांसफर होगा। बट क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछ सकते हो। डन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पी आर पॉजिटिव है, मतलब कि
सेंडिंग एंड से पावर जा रहा है रिसीविंग एंड। अगर डेल्टा वन की वैल्यू लेस है डेल्टा टू, तो नो डाउट रिसीविंग एंड से पावर आ रहा है सेंडिंग एंड। अभी मैं एक्टिव पावर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल अपन रिएक्टिव पावर पे डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। कि इंडक्टर एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी कुछ। खैर, तो पी आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब आपका बेसिकली पावर ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा जो रेंज होती है, अगर सैलिएंट की बात करें तो लगभग वही डेल्टा की रेंज कितनी होती है, याद है सबको? 30 से 45, क्योंकि 45 इज द आइडियल वैल्यू। याद है कि नहीं यार? अल्टरनेटर में मैंने पढ़ाया था। क्योंकि अल्टरनेटर में मैंने सैलिएंट के लिए पावर क्या बोला था कि वी एस वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा प्लस वन वी एस स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स टी इंटू साइन ऑफ टू डेल्टा। यही बात हुई थी हमारी। तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर एंड दिस इज व्हाट रिलक्टेंस पावर। तो इसके हिसाब से देखें तो डेल्टा 90 पे मैक्सिमम आता था, इसके हिसाब से देखें तो डेल्टा की वैल्यू 45 पे मैक्सिमम आती थी। तो इसलिए अपन दोनों के बीच में ही बात करते थे, तो इसलिए बोला था कि 60 टू 70। बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन 45। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 30 टू 45। दिस इज द प्रैक्टिकल डाटा, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा अभी मतलब मैं आपको यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। खैर, यहां तक नहीं जाना आपने, बट चलो, यहाँ पे स्टेबल पॉइंट होता है, तो ये इस पे होता है बेसिकली डेल्टा, ठीक है। हमारा जो स्टेबल जोन है वो ये है 30 से लेके 45। बट कभी कभी जब सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है, तो बेसिकली ये डेल्टा 45 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। नो डाउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से हमारे जो भी उसके लिए वो किए गए हैं, उसकी वजह से डेल्टा वापस पीछे आ जाता है। मतलब डेल्टा की वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम पता कितनी जा सकती है? 55 डिग्री मैक्सिमम। मैक्सिमम 55 जा सकती है, याद रखना। ये क्यों, मतलब समझ रहे हो नहीं मेरी बात? देखो, ये तो स्टेबल जोन में तो नो डाउट 45 तक ही रहेगा, बट अनस्टेबल जोन में, मतलब अनस्टेबल होएगा नहीं, बट होने की टेंडेंसी रहेगी। जैसे सडन चेंज इन लोड कर दिया, लोड को ज्यादा कर दिया, लोड को कम कर दिया, तो उसको रिस्पॉन्स कौन करेगा? लोड एंगल, दैट इज नोन एज डेल्टा। तो वो जब रिस्पॉन्स करेगा तो बेसिकली उसको आपको वही चेंज होके इट मे बी कि 45 से वो बढ़ के गलती से कहां चला जाए 55। तो 55 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इन प्रैक्टिकल। कोई डाउट है? ठीक है, बट हाँ, स्टेबल रीजन में बात करें तो 30 से 45 ही प्रीफर्ड रेंज है, जहां पे अपन ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉस्टिंग परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, आपको भी पता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर। तो जिस सिचुएशन में अपन बात कर रहे हैं कि वी एस इक्वल टू वी आर, उस सिचुएशन में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो ना। आइडियल केस उस सिचुएशन में क्या होगी? जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी बातें। अब यहां से अभी तक जो पढ़ाया, इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया, तो यहां पे अब आपका अगला टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर, ये कौन सी बला है, पहले समझेंगे, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है, सब कुछ। लेकिन आज नहीं, कल।
आज के पूरे क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।